भाई एक बात दिल से बोल रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से स्टोरी बनाता हूं, रात रात भर लिखता हूं, ताकि आपको असली देहाती डर महसूस हो। लेकिन फिर भी बहुत से भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो ना, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां रोज नहीं मिलती। और कमेंट में जरूर बताना आप ये कहानी किस जगह से सुन रहे हो, गांव से, कस्बे से या शहर से। मुझे सच में जानना है आप लोग कहां से जुड़े हो मुझसे। अब कहानी शुरू करता हूं, और ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। नानी चूल्हे के पास बैठी थी, रोटियां सेकते सेकते अचानक बोली, कुछ बच्चों को गोद में उठाने से पहले भगवान से पूछ लेना चाहिए। मैंने कहा, नानी ये कैसी बात हुई? नानी ने चूल्हे में लकड़ी खिसकाई, आग भड़की और उनके चेहरे पर रोशनी नाची। क्योंकि हर बच्चा भगवान का भेजा नहीं होता बेटा। मैं हंस दिया, सोचा फिर कोई पुरानी बात शुरू हो गई। पर नानी उस दिन हंसी नहीं, बोली, तेरे पैदा होने से बहुत पहले हमारे गांव में एक बच्ची आई थी, और उस दिन के बाद हमने चैन से कभी नींद नहीं सोई। उस साल बहुत बारिश हुई थी, नदी उफान पर थी, रात को कुत्ते लगातार रोते रहते थे। एक रात दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आई। नाना बाहर गए, दरवाजे के पास एक गठरी पड़ी थी, अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, मुंह नीला पड़ा हुआ और सांस बहुत हल्की चल रही थी। आसपास कोई नहीं। नाना बोले, कोई छोड़ गया है? गांव में बात फैल गई। किसी ने कहा, शायद नहर पार से कोई औरत छोड़ गई होगी। किसी ने कहा, अकेली औरत का पाप होगा, इसलिए छोड़ गई होगी। पर किसी ने यह नहीं पूछा कि इतनी रात को, इतनी बारिश में कोई बच्चा क्यों छोड़ेगा। गांव के बड़े बोले, इन्हीं के घर रख लो, इनकी गोद खाली है। नानी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने उस बच्ची को उठाया था बेटा, और मुझे तभी लग गया था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्या लगा नानी? नानी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर वो मुझे देख नहीं रही थी, जैसे किसी और को देख रही हूं। और जब मैंने उसे सीने से लगाया तो उसने रोया नहीं, हंसी आई थी उसे, बहुत हल्की, बहुत अजीब सी हंसी। नानी ने कहा, नवजात बच्चा ऐसे नहीं हंसता बेटा। पर गांव खुश था। बोला, भगवान ने गोद भर दी, नाम रखा गया गुड़िया। दिन में वो बिल्कुल सामान्य लगती थी, सोती, दूध पीती, खेलती। पर रात में, नानी ने धीरे से कहा, रात में वो जागती थी और छत की तरफ देखती रहती थी, जैसे कोई ऊपर खड़ा हो। एक रात नानी ने देखा कि गुड़िया हवा में हाथ हिला रही है और बहुत धीरे से बोल रही है, अभी नहीं, अभी नहीं। नानी ने सोचा शायद सपना देख रही होगी। पर अगली सुबह आंगन में एक कबूतर मरा पड़ा था, गर्दन ऐसे मुड़ी हुई जैसे किसी ने मरोड़ दी हो। नानी बोली, तभी पहली बार मेरे मन में डर बैठा था, पर डर के साथ साथ ममता भी थी। सोचा, बच्ची है, क्या ही करेगी। नानी की आवाज यहां आकर भारी हो गई, पर बेटा, कुछ चीजें बड़ी होकर नहीं, साथ में लेकर आती हैं। उसके बाद गुड़िया बड़ी होने लगी। पर अजीब बात यह थी कि वो दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी। दिन में बिल्कुल चुप, ना ज्यादा खेलना, ना ज्यादा रोना, बस किसी को देखती रहती थी, बहुत देर तक। गांव की औरतें कहती थीं, नजर भारी है इस बच्ची की। पर नानी गुस्सा हो जाती थी, बोली, मेरी गोद की बच्ची है, ऐसी बात मत किया करो। पर एक बात थी जो नानी को अंदर ही अंदर डराती थी। गुड़िया कभी किसी को अम्मा या माई नहीं बुलाती थी, बस सबको नाम से बुलाती थी, और वो भी ऐसे जैसे बहुत पहले से जानती हो। एक दिन गांव के काका आंगन में बैठे थे। गुड़िया पास आई और बोली, तुम रात को क्यों रोते हो? काका चौंक गए, बोले, मैं कब रोता हूं? गुड़िया बोली, कल रो रहे थे जब तुमने शराब पी थी। काका का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो बात घर में किसी को पता नहीं थी। धीरे धीरे ऐसी बातें बढ़ने लगी। कोई बोला, ये हमारे घर की बातें कैसे जानती है? कोई बोला, ये तो रात में कहीं जाती होगी। नानी फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। पर एक रात नानी की नींद खुली। आंगन में कोई चल रहा था। नानी उठी, देखा गुड़िया दरवाजे की ओर जा रही थी, नंगे पांव। नानी ने आवाज दी, कहां जा रही है इतनी रात में? गुड़िया रुकी नहीं, सीधे बाहर चली गई। नानी घबराकर पीछे भागी। बाहर खेत की तरफ जाते हुए गुड़िया रुक गई। वहां एक बकरी बंधी थी,
गुड़िया ने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत आराम से बोली, चुप, अभी दर्द नहीं होगा। नानी ने चिल्लाकर उसे खींच लिया। बकरी उस रात मरी नहीं, पर सुबह उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और गर्दन नीली पड़ गई थी। नानी बोली, उस दिन से मुझे नींद नहीं आई बेटा। मुझे समझ आने लगा था कि यह बच्ची किसी की छोड़ी हुई नहीं, किसी की भेजी हुई है। पर गांव में कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। सब कहते औरत का दिमाग खराब हो गया है। और तभी गांव में पहली बड़ी आफत आई। रघुवीर की बहू, जो पूरे गांव में सबसे हंसमुख थी, अचानक कुएं में कूद गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर मरने से पहले वो बस एक ही नाम बुदबुदा रही थी, गुड़िया गुड़िया। नानी का गला भर आया था। उस दिन मुझे पक्का यकीन हो गया था बेटा कि अब ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं रही। रघुवीर की बहू की मौत के बाद गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई। कोई खुलकर कुछ नहीं बोलता था, पर सबकी नजरें गुड़िया पर टिकने लगी थीं। नानी ने कहा, अब लोग मेरे सामने भी बच्ची को घूरने लगे थे बेटा, जैसे वो इंसान नहीं, कोई बीमारी हो। एक दिन पंचायत बैठी। बात घुमा फिराकर यहीं लाई गई कि बच्ची को गांव से बाहर छोड़ाओ। कोई बोला, या तो ये जाएगी या फिर और जाने जाएंगी। नानी वहीं खड़ी थी, बोली, जिस बच्ची को मैंने दूध पिलाया उसे मैं कैसे छोड़ दूं? गांव वालों ने साफ कह दिया, तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उस दिन के बाद नानी ने गुड़िया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, पर गुड़िया को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वो पहले से ज्यादा चुप हो गई थी। बस रात में अक्सर उठकर बैठ जाती और अंधेरे में किसी से बातें करती। नानी कई बार दरवाजे के पास फुसफुसाहट सुनती थी, पर बाहर कोई नहीं होता। एक रात नानी ने हिम्मत करके पूछा, किससे बात करती है? गुड़िया ने पहली बार नानी की तरफ सीधे देखा और बोली, जो मुझे लाया था वही लेने भी आएगा। नानी का बदन सुन्न पड़ गया। उन्होंने पूछा, कहाँ ले जाएगा? गुड़िया ने कहा, जहां से मैं आई हूं। नानी बोली, तू कहां से आई है बेटी? गुड़िया बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, जहां जलने की बदबू आती है। उस रात नानी ने पूरी नींद नहीं ली। सुबह होते ही वो गुड़िया को लेकर पंडित के पास गई। पंडित ने बच्ची को देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और तुरंत पीछे हट गए। बोले, ये बच्ची नहीं है बहन, ये तो किसी की छाया है। नानी रो पड़ी, बोली, तो अब क्या करूं? मार दूं इसे? पंडित ने सिर हिलाया, इसे मार नहीं सकते, इसे लौटाना पड़ेगा। जहां से आई है वहीं छोड़ना पड़ेगा। नानी ने कांपती आवाज में पूछा, कहां? पंडित बोले, श्मशान के पीछे जो पुराना पीपल है वहीं। नानी की सांस अटक गई, क्योंकि वही जगह थी जहां बरसों पहले एक औरत जलाई गई थी। नानी बोली, अगर वहां छोड़ आई तो ये जिंदा नहीं बचेगी। पंडित ने कहा, और अगर नहीं छोड़ी तो और लोग नहीं बचेंगे। उस दिन नानी ने फैसला कर लिया। रात होते ही वो गुड़िया को लेकर पीपल की तरफ चली। गुड़िया रास्ते भर चुप रही, बस पीपल पास आने पर मुस्कुराने लगी और बोली, अब सही जगह आ गए। नानी बोली। पीपल के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठंडी हो गई थी, ऐसी ठंडी कि दांत बजने लगे। चारों तरफ राख बिखरी पड़ी थी, पुरानी लकड़ियों के जले टुकड़े और मिट्टी में गड़े अधजले हड्डियों जैसे निशान। नानी का मन कांप गया। उन्होंने गुड़िया को गोद से उतारकर पीपल के नीचे खड़ा किया। बोली, अब यहीं रह जा बेटी, अब यहीं तेरा घर है। गुड़िया ने पहली बार नानी को कसकर पकड़ लिया। बोली, अब तो छोड़ रही हो, तब क्यों उठाया था? नानी की आंखों से पानी बह निकला। मुझे नहीं पता था बेटा, मुझे नहीं पता था। तभी पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, जैसे कोई ऊपर से उतर रहा हो। गुड़िया ने धीरे से कहा, वो आ गई। नानी ने घबराकर चारों तरफ देखा। उन्हें लगा जैसे किसी ने पीछे से सांस छोड़ी हो, गरम, बहुत गरम सांस। पीपल के तने के पास अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, बाल जले हुए, चेहरा आधा पिघला हुआ और आंखें सीधी नानी की तरफ। नानी के पैर जड़ हो गए। वो औरत बोली नहीं, बस हाथ बढ़ाया। गुड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर आखिरी पल में गुड़िया मुड़ी और नानी को देखकर बोली, मुझे फिर याद करोगी जब तुम्हारे अपने तुमसे छिनने लगेंगे। और फिर वो दोनों अंधेरे में ऐसे घुल गईं जैसे कभी थीं ही नहीं। नानी वहीं बैठकर रोती रही। सुबह गांव लौटी। गांव वालों ने चैन की सांस ली। सब बोले, अब सब ठीक हो जाएगा। पर नानी बोली,
मुझे तभी समझ आ गया था बेटा कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी हफ्ते नानी की पड़ोसन का दूध पीता बच्चा नींद में मर गया। कोई बीमारी नहीं, कोई निशान नहीं, बस होंठ नीले पड़े थे। फिर अगले महीने एक और घर में ऐसा ही हुआ। गांव में दहशत लौट आई। लोग बोले, बच्ची गई, पर जो उसे लाया था वो यहीं है। और तभी नानी को एक और बात समझ आई। गुड़िया अकेली नहीं थी बेटा, वो सिर्फ रास्ता थी। जो असली थी वो अब गांव में घूम रही थी। नानी बोली, अब डर बच्चों को लगने लगा था बेटा। माएं रात भर जागने लगी थीं। कोई भी बच्चा अकेले नहीं सोता था, पर फिर भी मौत रुक नहीं रही थी। एक रात नानी को लगा जैसे आंगन में कोई चल रहा है। वो उठी, दरवाजे की ओर से देखा। आंगन में एक औरत खड़ी थी, साड़ी जली हुई, पैर जमीन से थोड़े ऊपर, और गोद में कोई बच्चा नहीं, बस खाली बाहें। वो धीरे से बोली, अब बारी तेरे घर की है। नानी ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। वो औरत पल भर में गायब हो गई। उसी रात तेरे मामा को तेज बुखार चढ़ गया, शरीर ऐसा गर्म जैसे अंदर आग लगी हो। गांव के वैद्य ने कहा, कोई बीमारी नहीं, ये डर का बुखार है। पर नानी जानती थी ये डर का नहीं, किसी और का बुखार है। तेरे मामा 3 दिन तक होश में नहीं आए। तीसरी रात नानी ने देखा कि वो औरत खाट के पास खड़ी है। उसका हाथ तेरे मामा के माथे पर था। नानी चिल्लाई, मेरे बच्चे को छोड़ दे। वो औरत नानी की तरफ मुड़ी और बोली, तूने मेरी बेटी छोड़ी थी, अब मैं तेरे बेटे को ले जाऊंगी। नानी रो पड़ी, बोली, मुझे ले जा, इसे छोड़ दे। वो औरत हंसी, माँ हमेशा यही कहती है। और फिर उसने अपने बालों से तेरे मामा का चेहरा ढक दिया। नानी बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो तेरे मामा सांस ले रहे थे, पर उस दिन के बाद वो कभी पहले जैसे नहीं रहे। अकेले बैठकर किसी से बातें करते, रात में अचानक रो पड़ते। और एक बात जो सबसे डरावनी थी, वो अक्सर कहते, वो अम्मा आई थी और कह रही थी कि मुझे फिर लेने आएगी। नानी ने गांव वालों को बताया। अब कोई हंस नहीं रहा था। सब समझ गए थे कि अब बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, अब पूरे घर खतरे में है। फिर गांव के लोगों ने एक आखिरी फैसला लिया। नानी बोली, गांव वालों ने कहा, अब इसे ऐसे नहीं रोका जा सकता, या तो फिर से वही करना पड़ेगा जो पहली बार किया गया था। मैं समझ गया था नानी क्या कहना चाह रही हैं। गांव फिर किसी औरत को ढूंढ रहा था। कोई बोला, जिसके घर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वही जिम्मेदार है। और उंगलियां आकर नानी के घर पर टिक गईं। लोग कहने लगे, इसी के घर आई थी वो बच्ची, यहीं से फैला है सब। नानी बोली, मैं समझ गई थी बेटा, अब गांव को दुश्मन चाहिए था और वो मैं बनने वाली थी। एक रात कुछ आदमी लाठी डंडे लेकर आए, दरवाजा पीटने लगे। नाना बाहर निकले, बोले, पागल हो गए हो क्या? पर किसी की सुनने की हालत नहीं थी। लोग बोले, या तो इसे गांव से निकालो या फिर आज सब खत्म करो। नानी खुद बाहर आई, बोली, अगर मेरे जाने से तुम्हारे बच्चों की जान बचेगी तो मैं चली जाऊंगी। नाना चीख पड़े, पागल हो गई हो क्या? पर नानी का फैसला पक्का था। उसी रात नानी को गांव के बाहर पुराने खंडहर वाले मकान में छोड़ दिया गया। कहा गया, अगर सब ठीक हो गया तो वापस ले आएंगे। नानी बोली, पर मुझे पता था बेटा, वापस लेने कोई नहीं आने वाला। खंडहर में ना दरवाजा ठीक, ना छत पूरी, चारों तरफ बदबू, सीलन और अंधेरा। नानी अकेली बैठी थी और तभी उन्हें लगा कि कोई पास आकर बैठा है। वही जली हुई औरत बोली, अब समझ आया, जब तेरी गोद सूनी होगी तब दर्द कैसा लगता है। नानी कांपती आवाज में बोली, मेरे बच्चे को छोड़ दे। औरत हंसी, अब देर हो चुकी है। उसी वक्त नानी को लगा जैसे किसी ने उनके पेट में जलता हुआ कोयला रख दिया हो। दर्द ऐसा कि सांस रुक जाए। नानी बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो गांव में शांति थी। कोई मौत नहीं हुई थी। लोग समझ गए, बलि कबूल हो गई। और उसी दिन नानी को गांव वापस ले आए। सब बोले, अब सब ठीक है। पर नानी बोली, नहीं बेटा, अब सिर्फ इंतजार शुरू हुआ था। नानी बोली, खंडहर वाली रात के बाद मेरा शरीर ठीक तो दिखता था, पर अंदर कुछ बदल चुका था। पहले पहले तो बस थकान रहती थी, फिर धीरे धीरे पेट में जलन रहने लगी, जैसे अंदर कुछ सुलग रहा हो। नानी ने किसी को नहीं बताया। गांव वालों को लग रहा था सब ठीक हो गया है,
कोई मौत नहीं, कोई बीमारी नहीं। लोग फिर से हंसने लगे थे। पर नानी बोली, जो चीज एक बार गांव में घुस जाए बेटा, वो बिना कुछ लिए वापस नहीं जाती। एक रात नानी को सपना आया। वही जली हुई औरत खड़ी थी सामने। बोली, तेरा दर्द अभी शुरू हुआ है। और फिर उसने नानी के पेट पर हाथ रखा। नानी नींद से चीखते हुए उठी। उसी दिन से नानी के पेट में सूजन रहने लगी। वैद्य को दिखाया। उसने कहा, अंदर कुछ ठीक नहीं है। पर कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे नानी कमजोर होने लगी। और उसी बीच गांव में फिर से अजीब चीजें शुरू हो गईं। जिस घर ने नानी को सबसे पहले गांव से निकालने की बात की थी, उसी घर का बच्चा बीमार पड़ा। 3 दिन में मर गया। फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे में। लोग फुसफुसाने लगे, वो वापस आ गई है। और कुछ लोग कहने लगे, वो औरत नहीं, अब ये है। और सबकी नजरें फिर से नानी पर टिक गईं। नानी बोली, मुझे तब समझ आ गया था बेटा कि वो औरत अब मुझे छोड़ने वाली नहीं है। या तो वो मुझे खत्म करेगी, या फिर मेरे हाथों से गांव को खत्म कराएगी। एक रात नानी ने महसूस किया कि कोई उनके अंदर से बात कर रहा है, बहुत हल्की आवाज में। अब तेरा दर्द मेरी बारी है। नानी ने कान ढक ली, पर आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। उस रात नानी ने नाना से कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो बच्चों को लेकर गांव छोड़ देना। नाना ने गुस्से में कहा, ऐसी बात मत किया कर। पर नानी जानती थी, अब आखिरी दौर शुरू हो चुका है और वो औरत अब सीधे सामने आने वाली थी। नानी बोली, एक रात मैं पानी पीने उठी तो आईने में जो देखा, उसके बाद खुद से नजर नहीं मिला पाई। आईने में चेहरा मेरा था, पर आंखों के नीचे काले धब्बे और होंठ ऐसे सूखे जैसे कई दिनों से पानी नहीं मिला हो। और सबसे डरावनी बात, मेरे गले पर हल्के हल्के जलने के निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने बहुत पहले यहीं रस्सी बांधी हो। नानी ने डर के मारे आईना उल्टा कर दिया। उसी दिन से नानी को कभी कभी अजीब अजीब बातें सूझने लगीं। कभी लगता किसी का गला दबा दूं, कभी लगता किसी बच्चे को उठाकर श्मशान की तरफ ले जाऊं। नानी रोती थी। मैं जानती थी बेटा, ये सोच मेरी नहीं है, ये कोई और सोच है जो मेरे अंदर घुस चुकी है। गांव वालों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि नानी बदल रही हैं। अब कोई पास बैठता नहीं था। औरतें बच्चों को लेकर रास्ता बदल लेती थीं। फिर एक शाम गांव में पंचायत बैठी। लोग बोले, या तो इसे बांध कर रखो या फिर इसे भी उसी के पास भेज दो। नानी ने कहा, अब मुझे समझ आ गया था कि गांव फिर वही गलती दोहराने वाला है। नाना गिड़गिड़ाए, बोले, इसे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा इलाज करवा देंगे। पर किसी ने नहीं सुना। तभी नानी को लगा कि अंदर से कोई खुश हो रहा है, जैसे वही औरत कह रही हो, देख अब तू भी वही बन रही है। उस रात नानी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दरवाजे के बाहर गांव वाले खड़े थे। अंदर नानी कांप रही थी और उसी अंधेरे में उन्हें सामने वही जली हुई औरत दिखी। अब वो बाहर नहीं थी, नानी के बिल्कुल सामने, उसी कमरे में। बोली, अब तू मेरी जगह ले ले और मैं आजाद हो जाऊं। नानी चीख पड़ी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? औरत बोली, तूने मुझे छोड़ा था और जो छोड़ देता है वो कीमत चुकाता है। नानी ने आंख बंद कर ली और अगली चीज जो उन्होंने सुनी वो बाहर लोगों की चीखें थीं। नानी बोली, जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। आंगन में लोग भाग रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई बच्चों को उठाकर दौड़ रहा था और बीच में वो औरत खड़ी थी। अब वो जली हुई नहीं लग रही थी, अब उसका चेहरा बिल्कुल मेरा जैसा था, बस आंखें बहुत गहरी और खाली। वो जहां देखती वहां लोग गिर जाते, जैसे किसी ने सांस खींच ली हो। पहली लाश चौधरी के बेटे की मिली, वही जिसने पंचायत में सबसे पहले मुझे बांधने की बात की थी। वो खाट पर पड़ा था, मुंह खुला हुआ और छाती पर जलने का निशान। फिर दूसरे घर से चीख आई, फिर तीसरे से। गांव में अंधेरा था पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नानी बोली, मुझे समझ आ गया था बेटा, अब अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो सुबह तक पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मैं दौड़ी पीपल की तरफ, वही पुराना पीपल, वही श्मशान। औरत मेरे पीछे पीछे आई, बोली, तू भाग नहीं सकती, अब ये तेरा भी घर है। नानी पीपल के नीचे गिर पड़ी, रोते हुए बोली, जिसने तुझे जलाया था वो मैं नहीं थी, फिर मेरे बच्चों से क्यों बदला ले रही है?
औरत पहली बार रुकी, बहुत देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि तूने मुझे बेटी समझकर छोड़ा, और जिसने बेटी छोड़ी उसे बदला सबसे मीठा होता है। नानी ने कांपते हुए कहा, तो मुझे ले जा, गांव को छोड़ दे। औरत हंसी, अब गांव नहीं, अब सिर्फ तुझे ले जाऊंगी। तभी नानी को अंदर कुछ फटता हुआ सा लगा, जैसे कोई रस्सी टूट गई हो। नानी चिल्लाई और पीपल से लिपट गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो पीपल के नीचे सिर्फ नानी पड़ी थी, जिंदा पर बेहोश। और उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई बच्चा नहीं मरा। नानी बोली, जब होश आया तो मैं अपने घर में थी। चारों तरफ लोग बैठे थे। नाना की आंखें लाल थीं, जैसे कई दिन से रोए हों। नानी ने उठते ही पूछा, वो गई? नाना ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसके बाद गांव में वो जली हुई औरत फिर कभी नहीं दिखी। कोई बच्चा नहीं मरा, कोई अचानक बीमार नहीं पड़ा। गांव वालों ने कहा, देवी शांत हो गई। पर नानी बोली, शांत नहीं हुई बेटा, बस अंदर चली गई। क्योंकि उस रात के बाद नानी कभी ठीक नहीं रही। कभी कभी बिना वजह घंटों पीपल की तरफ देखती रहती, कभी आधी रात को उठकर दरवाजे के पास बैठ जाती। नाना पूछते, किसका इंतजार कर रही हो? नानी बस इतना कहती, कभी कभी मां को अपनी बेटी की याद आ जाती है। और सबसे डरावनी बात, कुछ रातों में नानी की आवाज बदल जाती थी, वही भारी जली हुई सी आवाज, और वो बुदबुदाती थी, अब तूने मुझे चैन नहीं लेने दिया। नाना किसी को नहीं बताते थे, बस मुझे पास बैठाकर कहते, अगर नानी ऐसे बोले तो उन्हें जगा देना, क्योंकि जो उनके अंदर है वो अभी पूरी तरह गया नहीं है। मैं कांप जाता था बेटा, और इसलिए नानी ने मुझे ये सब बताया। बोली, ताकि जब मैं ना रहूं और अगर गांव में फिर कभी कोई बच्ची रात में दरवाजे पर मिले तो उसे गोद में उठाने से पहले ये कहानी याद कर लेना। नानी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें ममता को रास्ता बनाकर आती हैं, और जब तक समझ में आता है बहुत देर हो चुकी होती है। इतना कहकर नानी चुप हो गई। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और बाहर कहीं दूर कुत्ते फिर से रोने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात रोए थे जब गुड़िया पहली बार हमारे दरवाजे पर आई थी। तूने मुझसे पूछा था ना बेटा कि गांव के पूरब वाला जो रास्ता है, जहां आज भी सूरज ढलते ही कोई नहीं जाता, वो सच में खराब है क्या? नाना थोड़ी देर चुप रहे, चिलम को एक तरफ रखा और जमीन की तरफ देखते हुए बोले, खराब नहीं है बेटा, वो रास्ता भूखा है। मैं हंस दिया था उस दिन। बोला, नाना, रास्ता भी कहीं भूखा होता है क्या? नाना ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे आंखों में कोई बहुत पुरानी रात उतर आई हो। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब की बात है, और जो मैंने देखा वो आज तक किसी से ठीक से कहा नहीं। उस टाइम हमारा गांव छोटा था, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, और पूरब की तरफ वही लंबा रास्ता जो सीधा श्मशान की ओर जाता था। बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूब जाए तो उस तरफ मत जाना। कोई पूछता तो बस इतना कहते, वहां से आवाजें आती हैं। हम जवान थे, हंसते थे इन बातों पर, कहते थे डर तो औरतों और बच्चों के लिए होता है। फिर एक दिन हरिया नहीं लौटा। हरिया यहीं का था, रोज शाम को बैल लेकर उसी रास्ते से आता था। उस दिन भी गया था, पर लौटकर सिर्फ बैल आए। गांव ढूंढने गया, खेत, नहर, श्मशान सब देखा, कुछ नहीं मिला। बस रास्ते के बीच में जहां मिट्टी हमेशा गीली रहती थी, वहां उसके चप्पल पड़े थे, और चप्पल ऐसे रखे थे जैसे कोई उन्हें उतार कर नंगे पांव आगे चला गया हो। लोग बोले, शायद किसी झगड़े में भाग गया होगा, पर मेरे बाबूजी बोले थे, जो आदमी गांव छोड़ता है वो चप्पल नहीं छोड़ता। 4 दिन बाद उसी रास्ते से फिर कोई नहीं लौटा। इस बार गोविंद काका, उनके लड़के की तबीयत खराब थी, दवा लेने शहर गए थे। लौटते वक्त वही रास्ता। सुबह उनकी लाठी मिली और पास में मिट्टी पर ऐसे निशान थे जैसे कोई बहुत भारी चीज घसीटी गई हो। खून नहीं था, लड़ाई के निशान नहीं थे, बस ऐसे निशान जैसे कोई अपने पैरों से नहीं, किसी और की मर्जी से गया हो। गांव में डर फैल गया था, पर कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। फिर एक दिन बारी मेरी आई। तेरी नानी को तेज बुखार था, शहर से दवा लानी जरूरी थी, और शाम ढल चुकी थी। लोगों ने रोका, किसी ने कहा सुबह चले जाना, पर मैं जिद पर था। बोला, बीवी है मेरी, रास्ता नहीं।
मैं वहीं पूरब वाला रास्ता पकड़ लिया। शुरू में सब ठीक था, सिर्फ झींगुर की आवाज और दूर कहीं सियार रो रहा था। फिर अचानक मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैं रुका, आवाज भी रुक गई। मैं चला, आवाज भी चलने लगी। मैंने सोचा कोई गांव का ही होगा। तभी पीछे से आवाज आई, सुनिए। मेरे बदन में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज तेरी नानी की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो मुझे घर से बुलाती थी। मैं पलटा नहीं, पर दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। फिर वही आवाज आई, दवा मत लाओ, घर चलो। और इस बार आवाज मेरे बिल्कुल कान के पास थी, जबकि मैंने पीछे देखा ही नहीं था कि कोई है भी या नहीं। नाना यहां आकर चुप हो गए थे, हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने पूछा था, फिर क्या हुआ नाना? नाना ने बस इतना कहा, फिर मैंने वो देखा जो इंसान नहीं हो सकता था। नाना थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। रास्ते पर कोई नहीं था, ना आदमी, ना औरत, ना कोई साया। बस धुंध सी तैर रही थी और पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं। मैंने सोचा शायद वहम हो गया। मैंने कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। हाथ ठंडा नहीं था, बहुत ज्यादा गर्म था, जैसे धूप में पड़ा पत्थर पकड़ लिया हो। मैं झटके से छूटा और पूरी तरह पीछे मुड़ गया। मेरे सामने कोई खड़ा था। शक्ल तेरी नानी की थी, पर आंखें नहीं थीं। जहां आंख होनी चाहिए थी वहां सिर्फ काला गड्ढा था, और मुंह ऐसे खुला हुआ जैसे कोई अंदर से सांस नहीं, हवा खींच रहा हो। मैं चीख नहीं पाया, आवाज गले में ही अटक गई। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, बहुत दिन हो गए, अब किसी को भेज दो। मैं समझ नहीं पाया कि किसे भेजने की बात कर रही है। मैंने बस इतना कहा, मुझे जाने दो। वो हंसी, पर वो हंसी इंसान वाली नहीं थी, जैसे कोई सूखी लकड़ी टूटती है, वैसी आवाज थी। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और बोली, तू नहीं, तेरे घर से। मैं भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पैर ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। जब मैं शहर के पास पहुंचा, तब जाकर सांस ठीक से आई। दवा ली और पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह गांव लौटा। नानी ठीक थी, पर गांव में कुछ और हो चुका था। रमेश मास्टर का लड़का, जो कल तक बिल्कुल ठीक था, रात में ही मर गया था। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस चेहरे पर ऐसा डर जैसे मरते वक्त किसी को बहुत पास से देखा हो। मैं समझ गया तेरे घर से का मतलब क्या था, पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। डर था कि अगर मुंह खोला तो अगला नंबर मेरे घर का होगा। उसके बाद गांव में हर महीने कोई ना कोई मरने लगा, कोई खेत में, कोई रास्ते में, कोई सोते सोते, और हर बार लाश उसी पूरब वाले रास्ते के पास मिलती। फिर एक रात गांव के सबसे बूढ़े पंडित ने बुलाया। उन्होंने कहा, अब ये गांव का नहीं रहा, ये किसी और का रास्ता है और वो अपना हिस्सा मांग रहा है। मैंने पूछा, किस बात का हिस्सा? पंडित ने कहा, बहुत साल पहले यहीं एक औरत को जिंदा जलाया गया था। गलती उसकी नहीं थी, पर गांव ने डर के मारे उसे ही चुप करा दिया। मरते वक्त उसने कहा था, हर साल तुम मुझे एक दोगे। तब से रास्ता भूखा है। नाना की आवाज भर्रा गई थी, और बेटा, वो जो मेरे पीछे चला था उस रात, वो तेरी नानी नहीं थी, वो वही थी जो रास्ते में रहती है। मैं सन्न रह गया था। नाना ने आखिरी बात कही, और डर इस बात का है कि अब वो रास्ता फिर से जाग गया है, क्योंकि कल रात मुझे फिर से मेरे नाम की आवाज आई है। नाना बोले, उस आवाज के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। लग रहा था जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा है और बस देख रहा है। सुबह होते ही मैं सीधे पंडित के पास गया। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, वो तुझे छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि तूने उसे देखा है, और जो उसे देख ले वो उसका हो जाता है। मैं बोला, तो फिर क्या करूं? पंडित ने कहा, आज रात गांव के 4 आदमी उस रास्ते पर जाएंगे। जो भी है आज सामने आएगा। गांव में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर डर इतना था कि लोग मान गए। रात को 4 लोग निकले, मैं, पंडित, रमेश मास्टर और रामधन। हमने हाथ में लालटेन ली और उसी रास्ते की तरफ चले। शुरू में सब ठीक था, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज थी। फिर अचानक हवा ठंडी हो गई, ऐसी ठंडी जैसी माघ की सुबह में भी नहीं होती। लालटेन की लौ हिलने लगी। तभी रामधन बोला, अरे वो देखो। रास्ते के बीच एक औरत खड़ी थी, पीठ हमारी तरफ थी,
साड़ी जली हुई लग रही थी, बाल खुले थे और गर्दन ऐसे झुकी थी जैसे सिर भारी हो। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, मंत्र पढ़ो, पीछे मत देखो। पर रमेश मास्टर एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, बहन, अगर भूख है तो हम खाना दे देंगे। बस यही बोलना था। औरत ने धीरे से गर्दन घुमाई। चेहरा आधा जला हुआ था और आधा बिल्कुल सही। एक आंख थी, दूसरी जगह सिर्फ काला गड्ढा। उसने सीधे रमेश मास्टर की तरफ देखा और बोली, तूने ही तो मेरी आग बढ़ाई थी। हम समझ भी नहीं पाए और रमेश मास्टर जमीन पर गिर पड़े। ऐसे गिरे जैसे किसी ने ऊपर से दबा दिया हो। मैं और रामधन भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह गांव वाले उसी जगह गए। रमेश मास्टर की लाश मिली, पर शरीर पर कोई निशान नहीं था। सिर्फ मुंह खुला हुआ और आंखें ऐसी जैसे मरते वक्त कुछ बहुत पास था। उस दिन के बाद गांव ने वो रास्ता बंद कर दिया, झाड़ियां डाल दी, पत्थर फेंक दिए। पर बेटा, रास्ता बंद करने से जो वहां रहता है वो थोड़ी मर जाता है। नाना ने मेरी तरफ देखा और बोले, इसीलिए आज भी अगर रात में कोई दरवाजे के बाहर तेरा नाम ले तो जवाब मत देना, क्योंकि वो आवाज हमारी नहीं होती। नाना यहीं चुप हो गए थे। थोड़ी देर बाद बोले, और जो सबसे डरावनी बात है ना बेटा, वो ये कि उस औरत की आग वाली मौत में एक आदमी और था। मैंने पूछा, कौन? नाना ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, मेरा छोटा भाई। नाना की आंखें भर आई थीं। मेरा भाई तब जवान था और गांव के कुछ लोगों के साथ उस झूठ में फंस गया था कि औरत डायन है। मैं जानता था वो गलत है, पर डर के मारे चुप रहा। और जब आग जली तो वो भी वहीं खड़ा था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। नाना बोले, उसके बाद वो गांव छोड़कर भाग गया, कभी लौट कर नहीं आया। पर अब समझ में आता है कि वो औरत सिर्फ गांव से नहीं, हमसे बदला ले रही है। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर वो आवाज जो आपको बुला रही थी? नाना ने सिर हिलाया। हां, वो मुझे नहीं, मेरे भाई को ढूंढ रही थी। उस रात के बाद नाना ने कभी पूरब वाले रास्ते की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई बेटा। पिछले साल की बात है। तेरे पापा शहर से देर से लौट रहे थे। मोबाइल नहीं था उस समय। रात बहुत हो गई थी। तेरी नानी दरवाजे पर बैठी थी। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोल दो। आवाज बिल्कुल तेरे पापा जैसी थी। नानी उठने ही वाली थी कि नाना ने हाथ पकड़ लिया। कहा, जो घर के अंदर है उसे बाहर मत बुलाओ। आवाज फिर आई, बहुत ठंड लग रही है। इस बार आवाज रो रही थी। नानी का कलेजा फटने को हो गया, पर नाना ने दरवाजा नहीं खोला। करीब 10 मिनट तक वो आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत। सुबह पता चला तेरे पापा तो रात में ही दूसरे रास्ते से गांव आ गए थे और चाचा के घर सो गए थे। उस रात अगर दरवाजा खुल जाता। नाना ने बात अधूरी छोड़ दी। फिर बोले, इसीलिए बेटा, कभी भी रात में किसी की आवाज पर दरवाजा मत खोलना। और अगर कोई तेरे अपने की आवाज में बुलाए तो समझ लेना वो अपना नहीं है। नाना ने आखिरी बार पूरब की तरफ देखा, क्योंकि कुछ चीजें मरने के बाद भी भूखी रहती हैं। मैं आज भी साफ याद करता हूं, उसके जैसा सीधा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा नहीं देखा। हम दोनों साथ बड़े हुए थे। खेत, बैल, हल, मिट्टी, सब कुछ एक जैसा था। वो मुझसे ज्यादा हंसमुख था। गांव में किसी से झगड़ा नहीं, किसी से ऊंची आवाज नहीं। लोग कहते थे, इस आदमी के अंदर कपट नहीं है। और सच कहूं, मुझे भी उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा था। पर एक बात थी जो मुझे तब अजीब नहीं लगी। उसे अकेला रहना बहुत पसंद था। काम खत्म होते ही वो किसी के साथ बैठता नहीं था। सीधा अपने घर, दरवाजा बंद, दिया जलाकर चुपचाप बैठा रहता। मैं कई बार पूछता, सब ठीक है ना? वो हंसकर कह देता, बस ऐसे ही शांति मिलती है। उस वक्त मुझे लगा शायद उसका स्वभाव ऐसा है। पर फिर वो दिन आया जिस दिन वो अकेला गया और अकेला ही लौटा। सूरज डूब चुका था। मैंने उसे दूर से आते देखा। चल वही रहा था, पर चाल में कुछ भारीपन था। पास आया तो मैंने देखा, शरीर पर कोई चोट नहीं, कपड़े भी ठीक, बस आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी को बहुत देर तक देखती रही हूं। मैंने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? उसने मेरी तरफ देखा एक पल के लिए, फिर बोला, रास्ता बदल गया था, बस इतना ही। उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि उसके शब्दों में डर नहीं था, पर आवाज में वो नहीं था
जिसे मैं बचपन से जानता था। उस रात के बाद मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। गांव छोटा होता है भाई, यहां बदलाव छुपता नहीं। पहले वो सुबह सबसे पहले खेत पहुंचता था, अब देर से निकलता। पहले लोगों से हंसकर बोलता था, अब सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। पर असली फर्क रात में दिखता था। मैं कई बार आधी रात को उठा और हर बार उसके घर की तरफ नजर चली जाती। उसके घर से कोई आवाज नहीं आती थी, न खांसी, न खटपट, न दिए की लौ की हल्की सी फड़फड़ाहट। बस खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगे। एक रात मैं हिम्मत करके उसके घर के पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने धीरे से पुकारा, अरे सो गए क्या? अंदर से थोड़ी देर बाद आवाज आई, पर वो आवाज सीधी मेरे कानों तक नहीं आई। ऐसा लगा जैसे दीवार के पीछे से नहीं, बहुत अंदर से आ रही हो। उसने कहा, तू क्यों जाग रहा है? मैं ठिठक गया, क्योंकि यह सवाल मैंने नहीं, उसने पूछा था। मैं बोला, तू ठीक तो है? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वही आवाज, मैं ठीक हूं, पर मुझे नींद नहीं आती। अगली सुबह मैंने गांव में धीरे धीरे पूछताछ की। पता चला, जिस दिन वो बाहर से लौटा था, उसी दिन उस गांव में एक आदमी अचानक मर गया था। कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस सुबह उठा नहीं, और आखिरी बार उसे उसी रास्ते पर देखा गया था जहां से मेरा दोस्त लौटा था। मैंने उस दिन पहली बार दिल ही दिल में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं जो बदला है वो सिर्फ उसका रास्ता नहीं था। उस आदमी की मौत की बात मैंने किसी से खुलकर नहीं की। गांव में ऐसी बातें जितनी कम फैलाओ उतना अच्छा, पर मन तो सवाल करता है। मैं उसी दिन दोपहर में उसके घर चला गया। वो आंगन में बैठा था, न कोई काम, न कोई थकान, बस जमीन को घूर रहा था। मैंने हल्की आवाज में कहा, क्या देख रहा है? उसने सिर उठाया और पहली बार मैंने महसूस किया उसकी आंखें मुझे नहीं देख रही, जैसे मैं वहां था ही नहीं। फिर अचानक वो बोला, तूने कभी सोचा है इंसान अगर ज्यादा देर अकेला रहे तो उसके अंदर कौन बोलने लगता है? मैं चौंक गया। ये बात उसके स्वभाव की नहीं थी। मैंने हंसने की कोशिश की, अरे क्या उल्टा सीधा बोल रहा है? वो भी हंसा, पर उसकी हंसी में आवाज थी, पर गर्मी नहीं। फिर उसने कुछ नाम लिए, ऐसे नाम जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने थे। और अजीब बात यह थी, वो नाम वो ऐसे ले रहा था जैसे पुराने जान पहचान के हों। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बहुत आराम से बोला, तू उन्हें नहीं जानता, पर वो तुझे जानते हैं। उस शाम मैं घर लौटा तो मेरा मन भारी था। रात को जब सब सो गए, मुझे लगा कोई मेरे बाहर चल रहा है। खिड़की से झांका, वहीं था मेरा दोस्त, नंगे पांव धीरे धीरे मेरे घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। मैंने आवाज दी, अरे क्या हुआ? वो रुका और बिना पलटे बस इतना बोला, रात में नाम नहीं पुकारते। फिर अंधेरे में गायब हो गया। उस रात मुझे पहली बार लगा, जिसे मैं दोस्त कहता हूं वो अब मेरे जैसा नहीं रहा। उस रात के बाद मैंने उससे दूरी बना ली। गांव में दूरी बनाना आसान नहीं होता, पर दिल खुद रास्ता बना लेता है। अगली सुबह खेत में गया तो लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बूढ़ा बोला, तू कल रात उसे अपने घर के पास घूमते देखा क्या? मैंने सिर हिलाया। वो चुप हो गया, जैसे कुछ बोलते बोलते रुक गया हो। दोपहर में एक और बात हुई। गांव की गाय जो रोज एक ही जगह बंधती थी, आज वहां नहीं गई। रस्सी खींची हुई थी, पर गाय दूसरी तरफ। लोग बोले, जानवर पहले समझ जाते हैं। शाम ढली तो वो खुद मेरे घर आ गया, बिना बुलाए। दरवाजा खोलते ही मेरे अंदर ठंड सी दौड़ गई। वो सामने खड़ा था, पर उसकी आंखें सीधे मेरी छाती तक देख रही थी, जैसे दिल देख रहा हो। वो बोला, तू मुझसे डर रहा है? मैंने कहा, नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, झूठ अब जल्दी पकड़ में आ जाता है। फिर उसने आसपास देखा, दीवार, छत, कोना, और अचानक बोला, तेरे घर में अब भी सब लोग सुरक्षित हैं। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पूछा, ये क्या बोल रहा है? वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, जाते जाते इतना कहा, मैं बदल नहीं रहा, मैं बस खुल रहा हूं। उसके जाने के बाद मेरी पत्नी बोली, ये आदमी पहले जैसा नहीं है। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो मैं महसूस कर रहा था वो शब्दों में नहीं आ सकता था। उस रात मैंने पहली बार भगवान से नहीं, खुद से प्रार्थना की कि कल सुबह सब वैसा ही मिले जैसा पहले था। अगली सुबह गांव में अजीब सन्नाटा था। कोई जोर से नहीं बोल रहा था, जैसे हवा भी धीरे चल रही हो। मैं खेत की तरफ निकला तो देखा कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हैं।
पास गया तो पता चला एक बच्चा रात भर रोता रहा। मां कह रही थी, नाम लेता है, ऐसे नाम जो हमने कभी नहीं सुने। मेरे कान गर्म हो गए क्योंकि वो नाम मैं सुन चुका था। दोपहर में मैंने हिम्मत करके उस दोस्त से सीधे पूछा, तू बाहर के गांव में किससे मिला था? वो थोड़ी देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, सबसे। मैंने कहा, नाम बता। उसने जमीन की तरफ उंगली की और बोला, ये सब यहीं रहते हैं। मैंने हंसने की कोशिश की पर हंसी गले में अटक गई क्योंकि उसी जगह मिट्टी थोड़ी खुली हुई थी। शाम होते होते गांव में एक और बात फैली। जिस आदमी की मौत हुई थी उसकी चारपाई अपने आप उलटी मिली। कोई टूटा नहीं था, कोई छेड़ा नहीं गया था, बस उलटी। उस रात मैं जल्दी सो गया पर नींद आई नहीं। आधी रात को किसी ने मेरे नाम से आवाज दी। खिड़की खोली, वो सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर न मुस्कान थी न सख्ती, बस थकान। वो बोला, मुझे डर लग रहा है। मेरे पैर जम गए क्योंकि पहली बार उसकी आवाज में वो आदमी वापस आया था जिसे मैं जानता था। मैंने पूछा, किससे? उसने धीरे से कहा, खुद से। और फिर वो चला गया। मैं खिड़की के पास काफी देर खड़ा रहा क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था, जो बदल रहा है वो सिर्फ वो नहीं, हम सब हैं। उसके मुझे डर लग रहा है कहने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह हुई तो गांव में एक फैसला हो चुका था। कोई खुलकर नहीं बोला पर हर आदमी एक ही बात सोच रहा था, इसे अलग रखना पड़ेगा। दोपहर में पंचायत के 4 आदमी उसके घर गए। मैं भी पीछे पीछे गया। वो हमें देखकर घबराया नहीं, बल्कि पहली बार उसने राहत की सांस ली, जैसे उसे इंतजार था। पंचायत वाला बोला, कुछ दिन इधर मत घूमो, अपने घर में ही रहो। वो मुस्कुराया और बोला, तुम लोगों को अब दिखने लगा है? ये सुनकर सब चुप हो गए। उस दिन के बाद उसका घर बंद रहने लगा। खिड़की भी नहीं खुलती, दरवाजा भी नहीं। पर रात को गांव वालों को आवाजें आती थीं। चीख नहीं, रोना नहीं, बस धीरे धीरे किसी के बोलने की आवाज, जैसे कोई अकेला बैठकर खुद से बहस कर रहा हो। एक शाम मैंने देखा, वो अपने आंगन में मिट्टी से कुछ बना रहा था। मैं पास गया। वो बोला, तू अब भी मुझसे नहीं भागा? मैंने कहा, तू मेरा दोस्त है। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, जो अंदर आ गया है वो मुझे सोने नहीं देता, जागने नहीं देता। मैंने पूछा, वो क्या है? वो बहुत धीरे बोला, यादें जो मेरी नहीं हैं। उस दिन मैं समझ गया, ये बीमारी नहीं है, ये कोई डर भी नहीं, ये ऐसा बोझ है जो आदमी अकेला नहीं उठा सकता। उसके कहे शब्द मेरे अंदर दिन रात गूंजते रहे। यादें जो मेरी नहीं हैं। मैंने पहली बार पीछे की बातें जोड़नी शुरू की। वो नाम, वो अजीब सवाल, वो बदलती आंखें। शाम को मैं उस रास्ते पर गया जहां से वो उस दिन लौटा था। वो रास्ता किसी खास जगह को नहीं जाता, बस खेतों के बीच एक पुराना मोड़ है जहां लोग अक्सर रुकते नहीं। मैंने वहीं एक बूढ़े को बैठा देखा। उसने मुझे देखा तो खुद ही बोला, तू उसी का दोस्त है ना? मैं चौंक गया। मैंने पूछा, आप जानते हो उसे? बूढ़ा मिट्टी कुरेदते हुए बोला, वो वहां देर तक रुका था, बहुत देर। मैंने पूछा, किसके साथ? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और बोला, अपने जैसे किसी के साथ नहीं। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैंने पूछा, फिर किसके साथ? वो बोला, जिसे देखो तो लगे कि आदमी है पर लगे कि बहुत पहले का है। मैं वापस लौटा तो रात हो चुकी थी। उसके घर से आज आवाज नहीं आ रही थी, ना बोलने की ना चलने की। मैंने नाम लिया, कोई जवाब नहीं। दरवाजा अंदर से खुला था। मैंने झांका, वो चारपाई पर बैठा था, सीधा, बिल्कुल सीधा। मुझे देखते ही बोला, तू देर कर गया। मैंने पूछा, किस बात में? वो बोला, अब जो यादें हैं वो मेरी नहीं रहीं और जो मेरी थीं वो जा चुकी हैं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में खुद को नहीं देखा, बस एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जिसमें कोई और आराम से बैठ सकता है। उस रात मैं उसके सामने ज्यादा देर नहीं रुका क्योंकि अब वो बातों से नहीं, खामोशी से डराने लगा था। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैली। जिस आदमी की मौत पहले हुई थी उसी की पत्नी रात में चिल्लाकर उठी। वो कह रही थी, वो बैठा था चारपाई के पास, पर चेहरा मेरे आदमी का नहीं था। लोग बोले, वहम है, पर मैं जानता था ये वहम नहीं। दोपहर में मैं फिर उसके घर गया। आज दरवाजा पूरी तरह खुला था।
वो अंदर मिट्टी पर कुछ रेखाएं बना रहा था, जैसे कोई नक्शा हो। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने बिना देखे कहा, जहां से मैं लौटा था वहां सिर्फ मैं नहीं था। मेरे गले में सूखापन आ गया। वो बोला, कुछ लोग मरने के बाद खत्म नहीं होते। उनकी बातें, उनकी यादें किसी जिंदा आदमी में जगह ढूंढ लेती हैं। मैंने पूछा, तूने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो हंसा, पर हंसी में थकान थी, क्योंकि मैं अकेला था और अकेला आदमी सबसे आसान होता है। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार डर उसकी आंखों में था। वो बोला, अब वो मुझसे भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। शाम तक पंचायत ने फिर बैठक बुलाई। इस बार इलाज की नहीं, बांधने की बात हो रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब समझ आ चुका था यह कहानी ठीक होने की नहीं है, ये कहानी खत्म होने की है। उस शाम पंचायत का फैसला लगभग तय था। किसी ने ऊंची आवाज में नहीं कहा, पर सब समझ रहे थे, अब उसे खुला नहीं छोड़ा जाएगा। मैं जब उसके घर पहुंचा, वो बाहर चौखट पर बैठा था, जैसे किसी का इंतजार हो। मुझे देखते ही बोला, आज गांव कुछ तय करने वाला है ना? मैंने झूठ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डर की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। मैंने कहा, सब तेरे भले के लिए। वो बीच में बोल पड़ा, भला? फिर बहुत शांति से बोला, अगर भला होता तो कोई मेरे पास बैठता। उसने आंगन की मिट्टी उठाई, मुट्ठी में दबाई और बोला, ये मिट्टी अब मुझे पहचानती है और गांव अब नहीं। थोड़ी देर बाद पंचायत वाले आ गए। कोई रस्सी नहीं, कोई शोर नहीं, बस कह दिया गया, आज से तू यहीं रहेगा। वो खड़ा हुआ, न रोया न चिल्लाया, बस मुझसे बोला, अगर मैं कल खुद को भूल जाऊं तो तू मुझे याद रखना। ये कहकर वो अंदर चला गया। दरवाजा अंदर से बंद हुआ। उस रात गांव में किसी के घर दिया देर तक नहीं जला और मुझे पहली बार यह डर लगा कि शायद हमने किसी गलत चीज को बांध दिया है। उस रात मैं सो नहीं पाया। दरवाजा बंद होने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। कुत्ते नहीं भौंके, हवा भी जैसे रुक गई हो। आधी रात के करीब मुझे लगा कोई मुझे पुकार रहा है। नाम नहीं लिया, बस वो पुरानी आवाज थी जिसे मैं बरसों से जानता था। मैं उठकर उसके घर की तरफ चला। दरवाजा अब भी बंद था, पर अंदर दिया जल रहा था। मैंने आवाज दी, मैं हूं। अंदर से धीमी सी हंसी आई। फिर आवाज आई, मैं अब यहां नहीं हूं। मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने कहा, दरवाजा खोल। अंदर से बोला, अगर खुला तो तू मुझे भी खो देगा। इतना कहकर दिया बुझ गया। अगली सुबह जब गांव वाले आए, दरवाजा खुद खुला हुआ था। अंदर वो नहीं था, ना शरीर ना सामान, बस मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, जो घर से निकलकर सीधे पुराने खेतों की तरफ जाते थे और खेत के किनारे वहीं रुक जाते थे जहां कभी एक सूखा कुआं था। कुआं आज भी वैसे ही था, पर उस दिन से कोई वहां पानी भरने नहीं गया, क्योंकि रात के वक्त अगर कोई उधर से गुजरता तो कुआं खाली होते हुए भी पानी टपकने की आवाज आती, और कभी कभी किसी बूढ़े की आवाज, डर को बांधोगे तो वो जगह ढूंढ लेता है। आज इतने साल बाद मैं ये कहानी सुना रहा हूं। वो इंसान पागल नहीं था, हम डर गए थे, और गांव आज भी उस कुएं के पास से रास्ता बदल लेता है, क्योंकि कुछ चीजें अगर गलत वजह से अकेली छोड़ दी जाए तो वो फिर कभी लौटकर समझ नहीं आती। मैं आज भी याद करता हूं उस रात की ठंडी हवा, खेतों में खामोशी, और मेरी पूरी उम्र में जो सबसे अजीब चीज मैंने देखी थी। मेरा दोस्त रामू हमेशा हंसमुख था, लेकिन कुछ महीनों से उसकी आदतें बदल रही थीं। देर रात तक अकेले खेतों में रहना, चुपचाप मिट्टी पर बैठना, और जब मैं पूछता कहाँ गया था तो बस हल्की हंसी, कोई जवाब नहीं। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे। गांव के सारे रास्ते, नहर, पुराना कुआं, हम दोनों ने वहीं खेलकर जिंदगी का पहला डर देखा। लेकिन उस दिन की रात कुछ अलग थी। रात का समय था, चांद हल्का सा था, पर खेतों में गहरी छाया फैल रही थी। रामू ने कहा, चल थोड़ा दूर चलते हैं, मैं दिखाता हूं कुछ। मैंने हां किया, लेकिन अंदर मन नहीं मान रहा था। खेत के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था। उसके पास पहुंचते ही रामू रुक गया। सामने कुछ अजीब सा था। मैंने देखा, कुएं में कोई नहीं था, पर मिट्टी पर नंगे पैर के निशान थे, जो कुएं के अंदर जाते दिख रहे थे, फिर अचानक गायब। रामू ने धीरे से कहा, देखा तूने?
बस ये निशान दिखते हैं और जो अंदर हैं वो नहीं दिखते। मैंने हंसने की कोशिश की, पर हंसी नहीं आई, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा था कि वो अकेला नहीं था और जो मैं देख रहा था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस रात रामू ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ लौटने लगा और मैं बस उसकी आंखों में देख रहा था, कुछ डर, कुछ रहस्य, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। उस रात के बाद मैंने रामू पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। सुबह भी वो पहले की तरह नहीं दिख रहा था। हंसता तो था, लेकिन आंखों में कुछ खालीपन था, जैसे कोई हिस्सा उसके अंदर खाली हो गया हो। एक दोपहर मैंने खेतों में देखा, वो अकेला बैठा था। हवा में कोई आवाज नहीं, सिर्फ हल्की मिट्टी की खुशबू। मैंने पास जाकर पूछा, क्यों अकेला बैठा है? उसने धीरे से कहा, कुछ लोग जो दिखते नहीं लेकिन मेरे साथ होते हैं। मैंने सोचा ये बस उसकी सोच है, लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो वही नंगे पैर के निशान फिर मिट्टी में थे, अंदर कुएं की तरफ जो रात पहले दिखे थे। रात को जब सब सो रहे थे, रामू ने मुझे आवाज दी, चल मैं दिखाता हूं। मैंने सोचा ये वही जगह होगी, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। कुएं के पास सिर्फ उसका साया नहीं, बल्कि जैसे कोई और भी उसके साथ खड़ा था। मैंने पूछा, कौन है? लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ ठंडी हवा और हल्की खड़खड़ाहट। रामू ने मुझसे धीरे कहा, डर मत, लेकिन अब से रास्ते बदल गए हैं। और उसी रात मैंने पहली बार महसूस किया, जो हमारे गांव में चलता है वो हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। उस रात के बाद मैंने रामू को अकेला छोड़ना बंद कर दिया था। दिन में तो सबके बीच रहता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो चुप सा हो जाता, जैसे किसी के इंतजार में हो। एक शाम मैंने देखा वो रसोई के पीछे दीवार के पास बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने कान लगाया तो साफ शब्द नहीं, बस इतना सुनाई दिया, आज देर हो गई, वो नाराज हो जाएंगे। मैंने झिड़क दिया, कौन नाराज होगा रे? किससे बात कर रहा है? वो चौंक गया, फिर बोला, नहीं नाना, ऐसे ही। लेकिन उसकी आवाज में वो बात नहीं थी जो झूठ बोलते वक्त होती है। उसमें डर था और थोड़ा सा अपनापन भी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, कुआं सूख रहा था। लोग कह रहे थे, इतने साल में पहली बार पानी नीचे चला गया है। बुजुर्गों की बैठकी में एक बात बार बार उठी, जब रास्ते बदलते हैं तो पानी भी रुकता है। मैं समझ गया, ये वही रास्ते हैं जिनकी बात रामू कर रहा था। उसी रात मैं जानबूझकर जागता रहा। आधी रात के बाद मैंने सुना, दरवाजा धीरे से खुला। मैं दबे पांव पीछे गया। रामू अकेला नहीं था, उसके आगे आगे कोई चल रहा था। दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मिट्टी पर पांव के निशान बनते जा रहे थे। नंगे पांव, छोटे और बहुत हल्के, जैसे कोई जमीन को छूना ही नहीं चाहता। मैंने हिम्मत करके पूछा, रामू किधर जा रहा है? वो रुका नहीं, बस बोला, नाना वो बुला रहे हैं। कौन? इस बार वो मुड़ा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। बोला, जो कुएं के नीचे रहते हैं, जो अकेले हैं, जो रास्ता भूल गए हैं। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कुएं के नीचे कोई नहीं रहता, सिवाय उन आत्माओं के जिनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ। हम कुएं तक पहुंचे, हवा बिल्कुल बंद थी, और तभी मुझे साफ सुनाई दिया, कोई बहुत धीमे से बच्चे जैसी आवाज में बोला, अब ये हमारा है। मैंने रामू का हाथ खींचा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और बहुत अजीब बात कही, नाना आपका रास्ता यहीं तक था। उसके बाद जो हुआ उसने मुझे कई साल तक नींद में भी नहीं छोड़ा। उस रात के बाद रामू को जैसे बुखार सा रहने लगा। दिन में सोया रहता, रात होते ही उसकी आंखें खुल जाती, बिना किसी आवाज के, बस छत को घूरता रहता। गांव में भी अजीब बातें होने लगी। किसी के घर की गाय अचानक रात में छूट जाती, कहीं से बच्चों के रोने की आवाज खेतों से आती, और सुबह वहां सिर्फ गीली मिट्टी और नंगे पांव के निशान मिलते। लोग डर गए थे, पर कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। गांव में एक बात होती है बेटा, जब डर बहुत गहरा हो तो लोग सच बोलने से पहले कई दिन चुप रहते हैं। एक शाम पंडित जी खुद हमारे घर आए। रामू को देखते ही उनका चेहरा उतर गया। धीरे से बोले, इसे अकेला मत छोड़ना अब। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने इधर उधर देखा, फिर बोले, जिसे वो दिखने लगे वो वापस नहीं रहता पूरा का पूरा। मेरे सीने में जैसे कुछ बैठ गया।
उसी रात गांव की औरतें चिल्लाने लगी, किशन की बहू बेहोश मिली कुएं के पास। जब होश आया तो बस यही कह रही थी, कोई बच्चों को गिन रहा था, कोई गिन रहा था। लोगों ने पूछा, कौन? वो बस इतना बोली, जिसके पांव जमीन को नहीं छूते। अब गांव वालों का सब्र टूट गया। फैसला हुआ, कल सुबह कुएं के पास पूजा होगी, सब लोग आएंगे। सुबह जब हम निकले, रामू ने मेरा हाथ पकड़ लिया, बहुत धीमे बोला, नाना, आज वो खुश नहीं है। मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस कुएं की तरफ देखता रहा। पूजा शुरू हुई, अगरबत्ती, नारियल, मंत्र, सब हो रहा था। लेकिन तभी हवा एकदम ठंडी हो गई। अगरबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं और कुएं के अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई अंदर से दीवार खुरच रहा हो। सब लोग पीछे हट गए। रामू आगे बढ़ गया। मैंने खींचना चाहा, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर बोला, अब मेरा है नाना। उसकी आवाज में अब वो मासूमियत नहीं थी। तभी पंडित जी चिल्लाए, इसे पीछे करो, वरना रास्ता पूरा खुल जाएगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुएं के अंदर से एक गहरी भारी आवाज आई, जो दिया था वो अब लौटेगा। और रामू धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। मैं भागकर पकड़ना चाहता था, लेकिन उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर जकड़ लिए हों। मैं नीचे देखा, मिट्टी में 2 छोटे हाथों के निशान थे। उस दिन अगर गांव वाले 1 सेकंड और देर कर देते तो रामू कुएं के अंदर होता। लेकिन जो बचा वो सिर्फ उसका शरीर था, क्योंकि उस दिन के बाद रामू कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन के बाद गांव में कोई भी कुएं के पास नहीं जाता था। पानी अब दूर के तालाब से लाया जाता। बच्चों को शाम होते ही घर में बंद कर दिया जाता। और रामू, वो अब पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। कभी कभी वो दीवार से बात करता, कभी रात में उठकर मिट्टी पर उंगलियों से कुछ लकीरें खींचता रहता। मैंने एक बार देखा, वो बार बार 3 लकीरें खींचता, फिर एक लंबी, जैसे गिनती कर रहा हो। एक दिन पंडित जी फिर आए। उन्होंने मुझे अलग ले जाकर कहा, ये नई बात नहीं है नाना, ये तो पुराना हिसाब है। मैंने पूछा, कैसा हिसाब? उन्होंने धीरे से कहा, 30 साल पहले जब ये कुआं बना था, तब गांव ने कुछ किया था। उस वक्त गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। पानी नहीं, फसल नहीं, जानवर मर रहे थे। तब गांव के बुजुर्गों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा था, अगर कुएं में पानी चाहिए तो नीचे वालों को भी हिस्सा चाहिए। लोगों ने पूछा, कैसा हिस्सा? तांत्रिक ने जवाब दिया, जो गांव में सबसे कमजोर हैं वो। उस रात 3 बच्चे लापता हो गए थे। सुबह कुएं में पानी था और गांव ने कभी उस बारे में फिर बात नहीं की। मैं कांप गया। मैंने पूछा, तो अब? पंडित जी बोले, अब उन्हें याद आ गया है कि रास्ता खुला था और कुछ लौटना बाकी है। अब मुझे समझ आया, जो दिया था वो लौटेगा का मतलब। लेकिन रामू क्यों? पंडित जी ने कहा, क्योंकि उसका जन्म उसी तारीख को हुआ था जिस दिन वो बच्चे दिए गए थे। उसी घड़ी, उसी पहर, और वो उन्हें दिखता भी है। उस रात मैंने रामू से सीधे पूछा, तू क्या देखता है बेटा? बहुत देर चुप रहा वो, फिर बोला, 3 बच्चे नाना, सबके पैर गीले हैं और वो हमेशा गिनते रहते हैं। क्या गिनते हैं? उसने मेरी तरफ देखा। कौन आएगा अगला? मेरी रूह कांप गई। और तभी रामू ने एक बात और कही जो मैंने किसी को नहीं बताई। बोला, नाना, उन्होंने कहा है कि अब बारी गांव की नहीं, घर की है। रामू की बात सुनकर मैं उस रात सो नहीं पाया। अब बारी घर की है, ये शब्द मेरे कान में घंटे की तरह बजते रहे। मैंने सोचा सुबह होते ही पंडित जी को बुलाऊंगा, लेकिन सुबह होने से पहले ही गांव में कोहराम मच गया। हमारे पड़ोसी हरीश के घर से औरतों के रोने की आवाज आ रही थी। मैं दौड़कर पहुंचा। उनका छोटा लड़का सोनू, 4 साल का, बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। शरीर बिल्कुल ठीक, कोई चोट नहीं, बस चेहरे पर ऐसा डर जैसे किसी ने उसकी नींद में ही कुछ दिखा दिया हो। लोग कहने लगे, डर से मर गया। लेकिन मैं जानता था ये डर नहीं था, ये वही थे। मैं भागकर घर आया। रामू चुपचाप बैठा था। मैंने कांपते हाथों से पूछा, तुझे पता था? उसने सिर हिला दिया, धीरे बोला, आज उनका नंबर था। मैंने उसे पकड़कर कहा, तेरा नंबर नहीं है, समझा? कोई तुझे नहीं ले जाएगा। वो पहली बार रो पड़ा। बोला, नाना,
वो कहते हैं रास्ता घर के अंदर से जाता है। उसी शाम पंडित जी और 2-3 बुजुर्ग हमारे घर आए। उन्होंने घर के चारों कोनों में राख और नींबू रखवाए, दरवाजे पर लोहे की कील ठोक दी। पंडित जी बोले, आज रात अगर ये रुका तो समझो रास्ता बंद हो गया। रात बहुत भारी थी, ना हवा ना कुत्तों के भौंकने की आवाज, जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। आधी रात के बाद मैंने सुना घर के आंगन में छप छप की आवाज, जैसे कोई गीले पांव लेकर चल रहा हो। मैंने दरवाजे से झांका। आंगन में 3 छोटे छोटे साए खड़े थे। पैर नहीं दिख रहे थे, बस नीचे पानी टपक रहा था और बीच में रामू खड़ा था। आंखें खुली लेकिन होश में नहीं, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैं दौड़ा। उसी पल पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ा। साया पीछे हटा, लेकिन जाते जाते एक आवाज आई, एक रह गया है। और फिर सब गायब। रामू वहीं गिर पड़ा, बेहोश। उस रात के बाद वो कई दिनों तक नहीं बोला, बस एक ही बात बार बार बुदबुदाता था, अब वो अंदर हैं, एक रह गया है। ये बात पूरी रात मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह होते ही मैं पंडित जी के पास गया। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अब सच बताने का वक्त आ गया है। मैंने कहा, जो भी है बोल दो, अब और कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया, 30 साल पहले जब कुएं के लिए वो कांड हुआ था, 3 बच्चों को नहीं, असल में 4 को देना था, लेकिन चौथा बच्चा उस रात बच गया था। किसी ने उसे छुपा लिया था और वही बच्चा आज इस गांव में बुजुर्ग बनकर बैठा है। मैंने पूछा, कौन? पंडित जी ने नजर झुका ली, फिर बोले, तुम। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ही था वो बच्चा जिसे उस रात मां ने गोबर के ढेर में छुपा दिया था। सुबह जब पानी निकला, गांव ने राहत की सांस ली और मुझे चुपचाप पाल लिया, और मैंने भी कभी सवाल नहीं किया। पंडित जी बोले, अब हिसाब पूरा करना चाहते हैं वो, इसलिए बोले एक रह गया है। और रामू, वो बस रास्ता था। मैं घर लौटा तो रामू मुझे देखता रहा, फिर बोला, अब समझे नाना। मैं कुछ नहीं बोल पाया। शाम होते ही मुझे अजीब सी कमजोरी लगने लगी, जैसे शरीर से ताकत धीरे धीरे निकल रही हो, और मिट्टी की खुशबू हर जगह आने लगी। रात को मैंने खुद को कुएं की तरफ जाते देखा। पैर अपने आप चल रहे थे। रामू रोता हुआ पीछे आ रहा था। नाना मत जाओ, वो आपको ले जाएंगे। लेकिन मेरे कानों में बस वही आवाज थी, अब हिसाब पूरा। कुएं के पास 3 साए खड़े थे और बीच में एक चौथा खाली जगह मेरे लिए। लेकिन तभी रामू ने वो किया जो किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए था। उसने खुद कुएं की मुंडेर पर चढ़ते हुए कहा, अगर किसी को जाना है तो मुझे ले जाओ। तीनों साए रुके, हवा थम गई और एक बहुत भयानक आवाज आई, तू हमारा नहीं है, तू रास्ता है। रामू की वो बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। इतना छोटा बच्चा मौत से सौदा कर रहा था। तीनों साए कुएं के किनारे स्थिर खड़े थे। हवा में ठंडक नहीं, सीधा सन्नाटा था। फिर उनमें से एक बोला, तू हमारा नहीं, पर तू हमें देख सकता है। अब मुझे समझ आया, रामू इसलिए चुना गया था क्योंकि वो उन्हें देख सकता था, सुन सकता था और रास्ता खोल सकता था। वो खुद हिस्सा नहीं था, बस दरवाजा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर किसी को जाना है तो मैं हूं। लेकिन साइयों ने जवाब दिया, हिसाब बराबर चाहिए, एक का बदला एक नहीं, दर्द का बदला दर्द। तभी मुझे वो लकीरें याद आईं जो रामू मिट्टी में बनाता था, 3 छोटी और एक लंबी। 3 जो गए थे, एक जो बचा था और अब एक जो टूटेगा। साइयों ने रामू की तरफ देखा और पहली बार मुझे उनके चेहरे साफ दिखे। बच्चों के चेहरे, लेकिन आंखें बहुत बूढ़ी, बहुत थकी हुई। एक ने कहा, हम अकेले नहीं जाना चाहते। उसी पल कुएं से बहुत तेज हवा उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। मैंने रामू को सीने से लगा लिया, चिल्लाया, बस करो, अब और नहीं। तभी मुझे अपने पीछे किसी के कदम सुनाई दिए। गांव के लोग, पंडित जी, सब आ गए थे। पंडित जी ने जोर से कहा, अगर हिसाब चाहिए तो जो किया गया था वो सबके सामने कहा जाएगा। और पहली बार गांव वालों ने सुना वो सच जो 30 साल से दफन था। बच्चों की कुर्बानी, तांत्रिक और हमारा डर। सायों की आवाज कांप गई। अब याद आया, लेकिन हिसाब याद करने से पूरा नहीं होता। वो कुछ और चाहते थे, कुछ ऐसा जो गांव को भी हमेशा याद रहे।
पंडित जी की बात के बाद कुएं के पास खड़े सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब ये सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं थी, ये गांव के गुनाह की बात थी। सायों ने कहा, हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो फैसला लेने वाले थे। अब गांव वालों की सांस रुक गई, क्योंकि फैसले बच्चे नहीं लेते, फैसले बड़े लेते हैं। 3 बुजुर्गों के नाम लिए गए, वो 3 जो उस वक्त पंचायत में बैठे थे और तांत्रिक की बात मानी थी। अब वो तीनों आज भी जिंदा थे। लोगों ने उन्हें घेर लिया। एक रोते हुए बोला, हम मजबूर थे, सूखा था, सब मर रहे थे। सायों की आवाज आई, और हम क्या थे? तभी सबसे बूढ़ा बुजुर्ग अपने आप आगे आया, लाठी फेंक दी, बोला, अगर किसी को जाना है तो पहले मैं जाऊंगा। उसकी आवाज में डर था, पर भागने की कोशिश नहीं। कुएं के पास हवा तेज हो गई। उस बूढ़े के पैरों के नीचे मिट्टी गीली होने लगी, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। लोग चिल्लाए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे पकड़ने की। और अगले ही पल वो आदमी कुएं के अंदर नहीं गिरा, वो सीधे जमीन के अंदर चला गया, जैसे मिट्टी ने उसे निगल लिया हो। सायों ने कहा, एक गया, 2 बाकी। अब बाकी 2 बुजुर्ग रोने लगे। गांव में भगदड़ मच गई, और तभी रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं दौड़कर उसके पास गया। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था, जैसे रास्ता अब भी खुला हुआ हो। पंडित जी चिल्लाए, अगर अभी नहीं रोका तो ये बच्चा नहीं बचेगा। उन्होंने आखिरी उपाय बताया, जो रास्ता खुला है उसे बंद करने के लिए किसी को अपनी मर्जी से वहीं रुकना होगा। कुएं के पास जिंदगी भर सब चुप हो गए, क्योंकि ये मौत नहीं थी, ये जिंदा रहते हुए कब्र थी। मैंने रामू को देखा, फिर कुएं को, और उसी पल में समझ गया ये कहानी कैसे खत्म होगी। सब चुप थे। कुएं के पास सिर्फ रामू की धीमी सांसों की आवाज थी। पंडित जी ने कहा था, कोई एक अगर अपनी मर्जी से यहीं रुक जाए तो रास्ता बंद हो जाएगा। मैंने आसमान की तरफ देखा, फिर मिट्टी की तरफ, और मन में बस यही आया, 30 साल पहले भी कोई और गया था मेरी जगह। अब कर्ज चुकाने का वक्त मेरा था। मैंने धीरे से रामू का माथा चूमा, बोला, अब तू किसी को नहीं देखेगा बेटा, सब यहीं रुक जाएगा। वो आधी बेहोशी में भी मेरा हाथ पकड़कर बोला, नाना आप मत जाना, लेकिन कुछ फैसले रोकर नहीं बदले जाते बेटा। मैं कुएं के किनारे बैठ गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा भारी होने लगी। तीनों साए धीरे धीरे पीछे हटने लगे, और पहली बार मुझे उनके चेहरे शांत होते दिखे, जैसे थककर घर लौट रहे हों। मिट्टी मेरे पैरों तक चढ़ आई, ठंडी, लेकिन दर्द नहीं, बस बोझ, बहुत पुराना बोझ। मैंने आखिरी बार गांव की तरफ देखा और बस इतना कहा, अब बच्चों से कुछ मत मांगना। सुबह जब लोग आए, मैं वहां नहीं था। कुएं का मुंह मिट्टी से भर चुका था, जैसे कभी कुछ था ही नहीं वहां। रामू कई दिन तक बुखार में रहा, फिर धीरे धीरे ठीक हो गया, और उसके बाद उसने कभी किसी को नहीं देखा। आज इतने साल बाद भी जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो उस जगह पानी जमा नहीं होता, मिट्टी उसे पी जाती है। और गांव के बच्चे जानते हैं, उस रास्ते पर खेलना नहीं है। अब तू पूछेगा बेटा, ये कहानी मुझे कैसे पता? क्योंकि तू जो ये सब सुन रहा है वो मैं नहीं, वो रामू है। और नाना, वो अब भी उसी मिट्टी में बैठा है, रास्ता थामे हुए।